पर अबू, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कोई कानून नहीं है इन दरिंदों को हथकड़ी लगाने के लिए? बेटी, जमाना बहुत खराब है। हमें मालूम है कि मुजरिम कौन है, पुलिस जानती है कि मुजरिम कौन है, मगर क्या अबू? बेटी, सुना तो है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, मगर कानून भी सबूत का मोहताज होता है मुजरिमों को पकड़ने के लिए। अरे तो फिर पैदा करो ना सबूत, चढ़ा दो उन दरिंदों को फांसी के फंदे पर। साजिदा बेगम, वो दिन भी जरूर आएगा जब मुजरिम अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। अबू, वो दिन जब आएगा तब आएगा। मैं तो डरती हूँ कि जिस तरह से ये लोग प्रगति की जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, कल कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये तो तू ठीक कहती है बेटी। लेकिन आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसकी हिफाजत करना आपका फर्ज है। हाँ, फर्ज तो है बेटी, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? मेरा मतलब है कि उसकी जान की हिफाजत के लिए 24 घंटे हम उसके साथ तो नहीं रह सकते ना। अबू, आप प्रगति को बेटी जरूर मानते हैं, लेकिन क्या आप बाप का फर्ज अदा कर रहे हैं? तो फिर तू ही बता, हम क्या करें? उसे इस घर में ले आइए ना। अरे वो इस घर में रहने के लिए मानेगी क्या? क्यों नहीं मानेगी? उसकी जान को खतरा है, कल को कुछ भी हो सकता है। अगर वो यहाँ रहती है तो हिफाजत से रहेगी, और अगर वो नहीं मानती तो उसे जबरदस्ती लेकर आइएगा। मेरे ख्याल से ऐसे ही करना चाहिए। अगर हम उसे यहाँ ले आएंगे तो मैं और मूसा मिलकर कम से कम उसकी जान की हिफाजत तो कर सकेंगे। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। जब तक प्रगति यहाँ रहेगी, कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ढाल बन जाएंगे हम उसके लिए। तो मेरे ख्याल से वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, अभी प्रगति को जाकर ले आए। चलिए चलो मूसा। प्रगति बेटी, हम तेरे बारे में अभी बात कर रहे थे। मैं जानती हूँ, आपकी सारी बातें मैंने सुन ली, तो बस ये तय हो गया, आज के बाद तुम यहीं रहोगी। सनोबर, तुम मुझे इस घर में बंदी बनाओगी, मुझे यहाँ से निकलने नहीं दोगी, मुझे यहाँ छुपा कर रखोगी, लेकिन कब तक? मैं आपसे एक बात पूछूं? अगर आपके दुश्मन आपको मारने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप डर के मारे छुप जाएंगे? हम कोई बुज़दिल हैं जो डर के मारे छुप जाएंगे? अरे बल्कि डटकर उनका मुकाबला करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो फिर आप मुझे बुज़दिल क्यों बना रहे हैं? मुझे इस लड़ाई, इस मकसद से रोक क्यों रहे हैं आप? मुझ पर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? ईसा भाई, ये लड़ाई मैं छुप छुप कर नहीं लड़ सकती। अब मैंने भी कमर कस ली है। आज तक वो मुझ पर वार करते रहे और मैं बचती रही, लेकिन अब मैं वार करूंगी। ऐसा वार जिससे वो मरे नहीं, जिंदा रहे, तड़प तड़प कर मरने के लिए। शायद तू ठीक कह रही है बेटी। दरअसल तेरी लड़ाई हक और सच्चाई की है, इसलिए हम तुझे रोकेंगे नहीं, बल्कि दिन रात तेरी इस लड़ाई में तेरा साथ देंगे। नहीं, अनिल के साथ उस हॉस्पिटल में मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई। उसने मुझे जीने का हौसला दिया और मैं उससे प्यार करने लगी। लेकिन डॉक्टर अनिल, है ना कहानी इंटरेस्टिंग? बहुत। लेकिन डॉक्टर अनिल से आपकी शादी कैसे होने वाली है? प्रगति, हम तीनों गहरे दोस्त होने लगे, डॉक्टर अनिल और वो तीसरा आदमी। ये दोस्ती भी एक नया मोड़ लेने लगी। मैं जिससे प्यार करती थी, मैंने अपने प्यार का इजहार उसके सामने किया। पता चला वो मुझसे प्यार नहीं करता। तो फिर किससे प्यार करता था? ये मैं नहीं जानती थी, मगर उसने मुझे बताया कि डॉक्टर अनिल मुझसे जुनून की हद तक प्यार करते हैं। मीना जी, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि वो तीसरा आदमी कौन था? वो तीसरा आदमी राजेश बाबू थे। और फिर एक दिन मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने मेरी मोहब्बत को क्यों स्वीकार नहीं किया, तो पता चला कि वो एक लड़की से प्यार करते थे और उसका नाम प्रगति है।
उसके पर्स में मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी और ये तस्वीर मैंने अनिल को दिखाई, तो फिर एक नई बात मालूम हुई। कौन सी बात? यही कि तुम्हारी अनिल से शादी होने वाली थी। मीना जी, अब ये सब बातें कहने और सुनने में क्या फायदा? प्रगति, तुमने मेरी दोस्ती को कबूल किया है ना? इसमें कोई शक है? तो फिर तुम मेरी एक बात सुनोगी? एक क्या, मैं आपकी 10 बात सुनूंगी। तो फिर पहली बात ये है कि तुम मुझे मीना जी नहीं कहोगी, सिर्फ मीना कहोगी, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो ना। ठीक है, मान ली आपकी बात। क्या? अब मान ली तुम्हारी बात। वेरी गुड। और दूसरी बात क्या है? प्रगति, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ राजेश बाबू को देखने हॉस्पिटल चलो। क्यों नहीं आना चाहती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर चलो ना। ठीक है, चलते हैं। प्रगति, 1 मिनट, मैं अभी आई। हुजूर शेर अर्ज किया है, अभी अंदाज कच्चा है मेरी मर्दुम शुमारी का। एक मिनट जी, मर्दुम शुमारी का नहीं, मर्दुम शनासी का। हुजूर क्या बात कही आपने। तो अभी अंदाज कच्चा है मेरी मर्दुम शनासी का, जिन्हें दाना समझता हूं वो दीवाने निकलते हैं। अच्छा है, शेर अच्छा है। अच्छा लगा हुजूर, ये मैंने आपके लिए सोचा और आप ही के लिए लिखा है। मेरे लिए? तो क्या मैं आपको दीवाना लगता हूं? हुजूर एक बात बताइए, जो शख्स किसी दूसरे के लिए अपनी जान पे खेल जाए उसे दीवाना नहीं तो और क्या कहते हैं? तुम गलत हो सागर, शायरी में ऐसे दीवानगी नहीं, आशिकी कहते हैं। वजह फरमाया आपने, लेकिन हुजूर आशिक भी तो दीवाना होता है। वो कौन थे वो आशिकों के उस्ताद? हाँ, कैसमिया। हुजूर जिन्हें दुनिया मजनू के नाम से जानती है वो भी तो दीवाने थे। हाँ, ये तुमने सच कहा सागर, आशिकी और दीवानगी में ज्यादा फर्क नहीं है। मान लिया आपने हुजूर। अच्छा हुजूर एक बात बताइए, ये जो आग है सारी की सारी वो इधर ही है या कुछ उधर भी है? उधर का हाल तो वो जाने। हुजूर आपने वो का क्या इस्तेमाल किया है? वो का इससे बेहतर इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। वो जब मेरे करीब से होकर गुजर गए, कुछ खास दोस्तों के भी चेहरे उतर गए। बहुत अच्छे सागर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। लेकिन हुजूर एक बात बताइए, वो है कौन? वो मैं बताता हूँ सागर। हाँ, डॉक्टर साहब वो का आपने भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया है। वो अब वो पर एक शेर सुन लीजिए। सुनाइए। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। हाँ हुजूर, तो आप बता ही दीजिए वो है कौन? सागर, ये जो वो है ना, ये एक पर्दा नशी है, ये एक राज है। हुजूर फिर तो राज को राजी रहना चाहिए। हाँ सागर, राज को राज रहना चाहिए, बताया नहीं जाना चाहिए। ठीक है। अब अगर आप मुझे इजाजत दें जी। तो ये महफिल मुशायरा खत्म करूं, जी। जैसे कि मैं अपने मरीज से उसका हाल पूछ लूं। हुजूर क्यों नहीं, जरूर पूछिए। राजेश, कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? तबीयत तो वैसे अब राजेश बाबू, सेहत मुबारक हो। शुक्रिया। हाँ, तो मैं कह रही थी मीना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, जरा बाहर आना। जरूरी बात क्या? अरे मुझे तुमसे कुछ काम है। ओह, सागर। सागर, जरा आप भी बाहर चलेंगे, मुझे आपसे भी बहुत जरूरी काम है। हुजूर आपको मुझसे काम है? ज़े नसीब, ये वो नहीं है। सागर, अब आपकी सेहत कैसी है? आप इस तरह क्या देख रहे हैं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपसे कभी इस तरह मुलाकात होगी। ये मुलाकात तो एक हादसा बन गई मेरे लिए। हादसों का नाम ही जिंदगी है राजेश। हाँ, और इस हादसे ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मेरी जिंदगी भी एक
हादसे ने बदली है। तो क्या मैं ये समझ लूं कि अब आप मुझसे नफरत नहीं करती, मोहब्बत करती हैं? वो बड़े नसीब वाले होते हैं जिन्हें मोहब्बत रास आती है। मैं तो मोहब्बत के हाथों लुट चुकी हूं, बर्बाद हो चुकी हूं। अब तो मोहब्बत के नाम से ही मुझे डर लगता है। प्रगति जी, अगर मोहब्बत से डर लगता है आपको, तो आप मुझसे नफरत ही कीजिए। कम से कम इसी बहाने एक रिश्ता तो कायम रहेगा। आप मुझे भूलेंगी तो नहीं? मैं आपको कभी नहीं भूल सकूंगी। अपने एहसान करने वालों को कौन भूल सकता है? तुम अगर भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। अंकल मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बेटे, आओ। कैसे हो संजय? ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? ठीक ही हूँ, बैठो। बेटे, मुझे तुम्हारे वालिद की मौत का बेहद अफसोस है। नहीं अंकल, उनकी मौत नहीं, कत्ल हुआ था उनका। हाँ, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन किसने कत्ल किया था ये मुझे नहीं मालूम। मैं जानता हूँ कि मेरे डैडी का कत्ल किसने करवाया था। जब तुम जानते हो बेटे तो कुछ करते क्यों नहीं? अंकल मेरे पास अभी ठोस सबूत नहीं है, इसलिए मैं कातिल के गिरेबान में हाथ नहीं डाल सकता। एक बार सबूत हाथ लग गए फिर मैं इस केस पे जरूर एक्शन लूंगा। बेटे, तुम्हारे वालिद की मौत का प्रगति के जहन पे इतना गहरा असर हुआ है कि वो अपने आप को उनकी मौत का जिम्मेदार समझने लगी है। और तुम तो जानते हो बेटे कि प्रगति की जान को भी बहुत खतरा है, इसलिए तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। मैं जानता हूं अंकल, और इसलिए मैंने उनके दुश्मनों के यहाँ नौकरी कर ली है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि मैं प्रगति जी के लिए काम कर रहा हूँ। तब तो तुम्हें बहुत ही एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि जो लोग तुम्हारे वालिद की जान ले सकते हैं वो तुम्हारी भी जान के दुश्मन हो सकते हैं। बेटे, मैंने तुम्हें आज इसलिए यहाँ बुलाया है कि तुम्हारे वालिद उनकी मौत से 2-3 दिन पहले मुझसे आकर मिले थे। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उनकी जान को खतरा है, और इसलिए उन्होंने ये सील्ड लिफाफा दिया कि अगर खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो जाए तो ये मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, आखिर प्रगति ने तुम्हारा पता बताया। नेगेटिव सील्ड लिफाफे में? बेटा, मुझे लगता है कि इस नेगेटिव की बहुत ही इंपॉर्टेंस होगी। अब इस नेगेटिव के पीछे क्या राज है वो तो इसे प्रिंट करने के बाद ही पता चलेगा। बेशक। डैडी,
क्या बात है डैडी? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ बेटी, अब वक्त आ गया है उन तमाम नमक हराम लोगों से अपना हिसाब चुकता करने का, किसकी बात कर रहे हैं आप? जिन्होंने मुझे धोखा दिया है, मुझसे फरेब किया है, दोस्त बनकर मेरी पीठ पे छुरा भोंका है। कौन है वो लोग? ठाकुर रुद्र प्रताप और विनोद ठाकुर की। लेकिन उन्होंने किस तरह आपकी पीठ पे छुरा घोंपा है? उसका सबूत है यह तस्वीर। इस तस्वीर को देखने के बाद तुम इस हवेली में नहीं रहोगी। इस हवेली से तमाम रिश्ते नाते तोड़ दोगी। फिर सिखा दूंगा सबक मैं इन ठाकुरों को। इस हवेली को बर्बाद करके रख दूंगा, इनकी हस्ती मिटा के रख दूंगा मैं, जो मेरी बेटी की जिंदगी से खेल रहे हैं। चल बेटी, मैं तुझे इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, तू चल मेरे साथ। नहीं, अब मैं ये हवेली छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस तस्वीर को देखने के बाद भी? हाँ, इस तस्वीर को देखने के बाद भी अब मैं यहीं रहूंगी। मगर मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा। तुझे विनोद ठाकुर से रिश्ता तोड़ना होगा। मैं उससे कोई रिश्ता नहीं तोड़ सकती। क्यों नहीं तोड़ सकती? आखिर तो भूपेंद्र सिंह की बेटी है और विनोद ठाकुर की पत्नी, और अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मगर बेटी, उसका तो अमिता से। प्लीज डैडी, आप अमिता के बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब अमिता करण की पत्नी है। क्या करण को इस बात का पता था? हाँ, वो उन दोनों के ताल्लुकात को जानता था। ये सब कुछ जानते हुए अमिता तो खुदकुशी करने गई थी, मगर करण ने उसे बचा लिया और उसके साथ शादी भी कर ली। मगर वो हवेली में क्यों रहते हैं? माँ जी उन्हें यहाँ लेकर आई है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? डैडी, माँ जी एक औरत है और इस हवेली की मान और मर्यादा उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। उन्होंने जो कुछ भी किया है इस हवेली की इज्जत को बचाने के लिए किया है, और अब जो कुछ मैं करूंगी वो भी इस हवेली की इज्जत को बचाने के लिए ही करूंगी। अमिता तो खुदकुशी करने गई थी, मगर करण ने उसे बचा लिया और उसके साथ शादी भी कर ली। मगर वो हवेली में क्यों रहते हैं? माँ जी उन्हें यहाँ लेकर आई है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? डैडी, माँ जी एक औरत है और इस हवेली की मान और मर्यादा उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। उन्होंने जो कुछ भी किया है इस हवेली की इज्जत को बचाने के लिए किया है, और अब जो कुछ मैं करूंगी वो भी इस हवेली की इज्जत को बचाने के लिए ही करूंगी। मगर बेटी। हाँ डैडी, अब जो कुछ भी करना है वो मुझे ही करना है। अब आप कुछ नहीं करेंगे। मगर तू। मैंने कहा ना डैडी, अब आप कुछ नहीं करेंगे। और अगर आपने ठाकुर साहब या विनोद के खिलाफ कुछ भी किया तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। हाँ डैडी, अगर आप मुझसे कोई भी रिश्ता रखना चाहते हैं तो आप वैसा ही करेंगे जैसा मैं आपको करने के लिए कहूंगी। और अब मैं आपसे एक विनती करती हूँ, आप इस वक्त यहाँ से चले जाइए। चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए। चले जाइए। कुसुम जी, आप यहाँ पर? क्यों, हैरत हुई मुझे देखकर? नहीं नहीं, हैरत की कोई बात नहीं, पर अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? हाँ, आइए ना, आइए। करण, दरअसल मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। शुक्रिया? पर किस बात का?
उस उपकार का जो तुमने इस हवेली पर किया है, किसी की जिंदगी पर किया है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, किस उपकार की बात कर रही हैं आप? अब मुझसे कोई भी बात छुपी नहीं है। मैं सब कुछ जान गई हूँ। देखिए कुसुम जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, जिंदगी में किसी भी चीज को बनाने के लिए बरसों लगते हैं, मगर उसको बिगाड़ने में एक पल भी नहीं लगता। गलतियां तो इंसान ही करता है ना, भूल तो हर किसी से हो सकती है। भूल तो सब करते हैं, लेकिन दूसरों की भूल का प्रायश्चित वो करते हैं जो इंसान नहीं, देवता होते हैं। मगर कुसुम जी, आप डरिए नहीं। जो बात मुझसे छुपाई जा रही थी, आप मैं वो जान गई हूँ, और उसमें मुझे सिर्फ दो ही सूरतें नजर आती हैं, एक देवता की और एक शैतान की। कुसुम जी आप... हाँ, मेरा पति विनोद ठाकुर और किसी शैतान से कम नहीं है। करण, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा इस हवेली से क्या रिश्ता है, और मैं जानना भी नहीं चाहती। मगर जो कुछ भी तुमने इस हवेली के लिए किया है, उसे देखकर मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि इस हवेली का वारिस विनोद ठाकुर नहीं, तुम्हें होना चाहिए था। मगर मैं तो सिर्फ... करण भैया, क्या मैं विनती कर सकती हूँ आपसे? कैसी विनती? कभी इस हवेली को छोड़कर मत जाइएगा, वरना मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी यहाँ। ये एक बहन की विनती है आपसे। मैं आपसे वादा करता हूं, इस हवेली को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। कुसुम, तुम करण के कमरे में क्यों गई थी? मैं करण से मिलने गई थी। कुसुम, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम छोटे लोगों से भी इस तरह मिलती हो जैसे बराबर वालों से। कौन छोटे लोग? छोटे लोग, मेरा मतलब है करण से। वो हमारा नौकर है, कोई रिश्तेदार नहीं। ऐसे लोगों को मुंह लगाना अपने आप को छोटा बनाना है। विनोद, जिसे तुम छोटा कह रहे हो, उसने तो इतना बड़ा काम किया है कि बड़े से बड़े धर्मात्मा भी वो काम करने से थर्राते हैं। ऐसा कौन सा तीर मार लिया उसने? विनोद, गुस्से और झुंझलाहट से हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता है। क्या कहना चाहती हो तुम? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ। मैं इस हवेली में रहती जरूर हूँ, लेकिन इस हवेली में जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी हुआ है, उससे हमेशा मुझसे छुपाने की कोशिश की जाती है। क्या छुपा गया है तुमसे? और क्या हो रहा है इस हवेली में? हुआ तो इस हवेली के बाहर है, लेकिन उसकी परछाई पड़ी है इस हवेली पर। कुसुम, पहेलियां बुझाने की कोई जरूरत नहीं है। साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहती हो तुम? ठीक है, अब मैं पहेली नहीं बुझाऊंगी और साफ साफ पूछूंगी मैं तुमसे, क्या तुम अनीता से प्यार नहीं करते थे? अनीता से? और उस प्यार में तुमने उसे धोखा नहीं दिया? कुसुम, और वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये सब झूठ है, बकवास है सब। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत चाहिए तुम्हें? सबूत? ये रहा सबूत। कह दो कि ये सब झूठ है, ये सब बकवास है।
विनोद, जवाब दो मुझे, जवाब चाहिए मुझे। कितने झूठे हो तुम, कितने मक्कार हो, कितना घिनौना पाप किया है तुमने, और उस पाप का प्रायश्चित किया करण ने अमिता से शादी करके। और तुम उसे छोटा कहते हो? अरे वो तो देवता है जिसने एक औरत की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया, और साथ ही साथ इस हवेली के पाप पर भी पर्दा डाल दिया। कि ये उसकी महानता नहीं है? मैंने कितना विश्वास किया था तुम्हारा, लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं भी कितनी बदनसीब हूं। आज जो खबर मैं तुम्हें सुनाने वाली थी, मुझे ऐसा लगा था कि वो खबर सुनकर तुम और इस हवेली के लोग खुशी से झूम उठेंगे। और वो खबर ये है कि मैं तो मेरे बच्चे की मां बनने वाली हूं। लेकिन इस बात की तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ये बात तो तुम पहले भी कई मासूम लड़कियों की जुबान से सुन चुके हो। मैंने ये खबर सुनाई भी तो किसे? उस इंसान को जिसके दिल में औरत के लिए न कोई इज्जत है और न कोई सम्मान। विनोद ठाकुर, तुम इंसान नहीं, जानवर हो, मेरी हो तुम। क्या कहा तुमने? पति को अपनी पत्नी पर हाथ उठाने का अधिकार तब होता है जब उसकी पत्नी बदचलन या आवारा हो, लेकिन जिसका पति बदचलन या आवारा हो, ये अधिकार उसकी पत्नी को मिलना चाहिए। निकल जा यहाँ से। हाँ कुसुम, सच कहा तुमने। तुम इस हवेली में रह जरूर रही हो, लेकिन यहां जो कुछ हो रहा है वो तुमसे छुपाया जाता है, और उसमें अपराधी मैं भी हूं। नहीं कुसुम, पुरानी परंपराओं और रस्मों रिवाज के हम गुलाम हैं। हमारे विचार पुराने हैं, लेकिन घर की मान मर्यादा के लिए कभी कभी हमें झूठ भी सहना पड़ता है। या यूं समझ लो कि हम अपने पापों पर पर्दा डाल देते हैं। ये सब कुछ हमें इसलिए करना पड़ता है कि ये घर, ये हवेली तबाह होने से बच सके। कुसुम, ये पाप मैंने भी किया है, और तुमने मेरी पूरी पूरी मदद की है। कुसुम, क्या तुम औलाद से खुश नहीं होगी? ऐसी कौन सी औरत है जो मां नहीं बनना चाहती? तो ठीक है कुसुम, आज इस हवेली में जश्न होगा और हम वो जश्न मनाएंगे। हाँ कुसुम, हम दोनों औरतें इस हवेली के मर्दों को इंसान नहीं बना सके, लेकिन आज हम दोनों वादा करते हैं कि जो आने वाला है उसे अच्छी तालीम देंगे, उसे अच्छी तरतीब देंगे और उसे एक अच्छा इंसान बनाएंगे। हाँ कुसुम, मैं वादा करती हूँ बाजी, मैं वादा करती हूँ। मैं चाकू आया रे। हाँ हाँ हाँ, आज रसोई में पुरानी हड्डी नहीं है, इनो अकेली है। जय बजरंग बली, आज मेरी नैया पार लगा देना बजरंग बली। हाँ कैच कर लिया। राम कटोरी, कैसी है रे तू? देखो, हम तुमसे कह देते हैं, हमसे अकेले में मत बात किया करो। क्यों?
तू गूंगी है, तू दीवार है कि तेरे से मैं बात भी नहीं करूं, तेरे को देखूं भी नहीं, क्यों भाई? अब मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, भूरे महाराज ने हमें अकेले में बात करने के लिए मना किया है। अगर उन्हें पता चल जाएगा तो वो हमें टनकपुर भेज देंगे। हाँ। टनकपुर? जयराम कटोरी, टनकपुर का नाम सुनते मेरा भेजा ढूंढ जाता है। देख, अगर तू टनकपुर चले गई ना, तेरे को मालूम नहीं पीछे क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे रतनपुर और टनकपुर में जंग छिड़ जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी तेरे लिए। तुम मेरे लिए खून की नदियां बहाओगे? हाँ, खून की नदियां क्या, मैं सारा खून तेरे लिए बहा दूंगा मेरी राम कटोरी। हाय दैया, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है, मगर भूरे महाराज ने। देख राम कटोरी, वो पुरानी हड्डी का नाम मेरे सामने न खोलो, उन्हों हमारा दुश्मन है, दुश्मन। तुम भूरे महाराज को दुश्मन क्यों कहते हो? दुश्मन को दुश्मन नहीं बोलूं तो क्या मैं दोस्त बोलूं? उन्हों जिंदगी में कभी प्यार मोहब्बत नहीं किया, उन्हों कुआरा है, उन्हों लंडूरा है भाई, लंडूरा। परदेसी? क्या परदेसी सांप की तरह फूफू कर रही? तुम एक काम करो, मेरे को थोड़ा जहर लागू दो। क्यों? क्या है कि पुरानी हड्डी को जहर दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। परदेसी आए, अभी बांसुरी बजी नहीं, तेरी आवाज क्यों बदल गई भाई? मैं नहीं, भूरे महाराज। अरे क्या भूरे महाराज, भूरे महाराज? पंडित जी तुम्हें जी कहे बे परदेसी, ये जहर तो किसके लिए मंगवा रहा था? तुम्हारे लिए और किसके लिए भाई? हमारे लिए? नहीं नहीं नहीं, मेरा मैं अपने लिए मंगा रहा था। अबे डूबती जवानी में काहे मरना चाहता है ससुरे? 2-4 साल में तो तू वैसे ही मरने वाला है। पंडित जी, मैं मरने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके लिए मरने जा रहा हूँ। मेरे लिए? पर तू काहे मरना चाहता है? क्या है पंडित जी, आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी टनकपुर में बीत गई और बाकी की जिंदगी यहां बीत जाएगी। अगर आपने शादी की होती तो मेरे जैसे आपका लड़का होता पंडित जी। अरे तू ठीक कहता है परदेसी, हमसे गलती हो गई भैया। ऐसा गलती हो गई ना? हाँ। तो ये गलती मैं दोहराना नहीं चाहता, मैं कुंवारेपन में मरना नहीं चाहता, मैं शादी कर को मरना चाहता पंडित जी। पंडित जी, अब मेरे को आप आशीर्वाद दे ही डालो। अरे नहीं, आशीर्वाद। अरे उठ परदेसी। अरे भैया, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। हाँ, पंडित जी, आप इंसान नहीं, आप देवता हैं भाई, देवता हैं। देवता ना बोलो हमको परदेसी, आदमी समझो भैया। ऐसा? खुशखबरी सुनो। क्या मेरे शादी की खुशखबरी है क्या? अरे नहीं, हवेली में जश्न होने वाला है। जश्न? काहे का? अरे कुसुम बहू है ना, वो जो है ना, माँ बनने वाली है। सच? हाँ, इसीलिए कहता हूँ कि बाजार जाके सामान ले आ, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना है आज। ऐसा? मैं अभी चाकू आता। ठन 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 ठन। कुछ गड़बड़ है भाई। पंडित जी, तुम्हें मेरी बात को शॉल में गोल कर दिए, फैसला तो सुना है नहीं भाई। कितनी बार तुमसे कहे हैं ससुरे कि तुम्हारा शादी राम कटोरी से होगा। ऐसा? मैं कुछ सुना नहीं पंडित जी। अरे हम कहते हैं कि तुम्हारा शादी जब भी होगा राम कटोरिये से होगा, लेकिन पहले घर तो ले लो। फिर घर की बात कर रहे हैं आप? अरे घर नहीं तो घरवाली नहीं है ना राम कटोरी? हाँ भूरे महाराज। ऐसा? टनकपुर की यही रीत है बचवा। फिर टनकपुर पंडित जी। परदेसी, हमें ये टनकपुर की रीत मंजूर है भाई। आए कटोरी, मेरी कटोरी, मुझे पसंद है रीतू, तेरी रीत भी। प्रगति, ये राजेश की एक्सरे रिपोर्ट है। जैसा कि तुम देख रही हो, ये गोली राजेश के दिल के बहुत करीब से होकर गुजरी है। अगर जरा सी भी हार्ट को टच कर जाती तो फिर उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। प्रगति, राजेश को बहुत सारे अंदरूनी जख्म आए हैं, लेकिन आई एम श्योर वो धीरे धीरे भर जाएंगे। फिलहाल उसकी हालत पहले से कहीं अच्छी है। इनफैक्ट मैं उसे आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, ये सब मेरी वजह से हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि राजेश बच गए। कुछ भी कहो प्रगति, लेकिन ये दिन बहुत टेंशन के थे। राजेश की जिंदगी की चिंता सिर्फ उसके डैडी और उसकी बहन को ही नहीं थी, बल्कि मुझे भी थी, मीना को थी, मोदी साहब को थी। सच पूछो तो बहुत अजीब सा रिश्ता है हमारा और राजेश का। मैं राजेश को बहुत अरसे से तो नहीं जानता, लेकिन जितने दिनों से जानता हूं, यह जरूर कह सकता हूं कि उसमें सहन शक्ति बहुत ज्यादा है। इतनी सहन शक्ति जो बहुत कम इंसानों में मिलती है। इसलिए मैं आज उसके बारे में तुमको एक बात बताता हूं। मैं मीना से प्यार करता था,
लेकिन मीना मुझसे नहीं, राजेश से प्यार करने लगी थी। और राजेश मीना को नहीं चाहता था, लेकिन उसने कभी यह बात मीना को नहीं बताई। जानती हो क्यों? क्योंकि मीना एक हार्ट पेशेंट है। वो जानता था कि उसका इनकार मीना की जान भी ले सकता है। प्रगति, सच पूछो तो मुझे और मीना को मिलाने वाला राजेश ही है। इसलिए आज मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं। अब ये बात तो जाहिर हो चुकी है कि राजेश तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। डॉक्टर अनिल। प्रगति, मैं राजेश का दोस्त ही नहीं बल्कि उसका डॉक्टर भी हूं। राजेश भी आफ्टर ऑल एक इंसान है। इस हादसे का उसको जरूर शॉक लगा होगा। इसलिए आज मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर तुम राजेश से यह नहीं कह सकती कि तुम उससे प्यार करती हो, तो अभी उससे यह मत कहना कि तुम उससे प्यार नहीं करती। प्लीज। डॉक्टर अनिल, मैं एहसान फरामोश नहीं। राजेश ने मेरी जिंदगी बचाई है और ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। नमस्ते। हेलो राजेश। अरे इंस्पेक्टर विक्रम, आइए आइए। कैसी तबीयत है आपकी? अब ठीक है, बैठिए ना। राजेश बाबू, पुलिस डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि पेशेंट चाहे कितना ही सीरियस क्यों ना हो और भले उसे तकलीफ भी बहुत हो रही हो, मगर पुलिस उसका बयान लिए बगैर नहीं मानती। इंस्पेक्टर विक्रम, आप कान को पीछे से क्यों पकड़ रहे हैं? जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। हाँ, तो कातिल को, मेरा मतलब है कि शूटर को आपने देखा? हाँ, जब मैंने उसे देखा तब वो प्रगति को निशाना बना रहा था। मैंने प्रगति को वहां से धक्का दिया और हटा दिया। और गोलियां आपको लग गई। राजेश बाबू, ये बताइए कि वो दिखने में कैसा था? इंस्पेक्टर साहब, ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं उसे देख नहीं पाया। बस एक झलक सी दिखी। और चूंकि वो झलक एक मुजरिम की थी, ऐसा मुजरिम जो प्रगति को मारना चाहता था, जाहिर है कि उसकी तस्वीर तो आपकी आंखों में छप गई होगी। शायद आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर। अच्छा, फिर ये बताइए कि उसका हुलिया कैसा था? ऊंचा कद, गोल सा चेहरा, पीछे की तरफ मुड़े हुए बाल, ब्राउन कलर के, छोटी सी पेशानी, उस पर एक काले रंग का टीका, ब्राउन कलर की आंखें, और थोड़ी सी दाढ़ी और मूछ। उसका रंग, वो गोरा या काला कुछ? गोरा था, लेकिन टैन, मतलब ब्राउनिश किस्म का चेहरा। और कोई खास बात, जैसे कि कोई निशान चेहरे पर या? अरे आशा जी, आप आइए ना, प्लीज कम इन। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपका बयान ले रहे हैं, हम लोग थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे। नहीं मिस्टर विकास, मेरा बयान पूरा हो चुका। आइए प्लीज। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। थैंक्स। शुक्रिया था तो मैं आपका करूंगा इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मुजरिम के पकड़े जाने के बाद। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं राजेश बाबू, इत्मीनान रखिए, नतीजा बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। जी इंस्पेक्टर, दरअसल नतीजे की तो हम सबको फिक्र है, क्योंकि अगर ये मुजरिम जल्द से जल्द ना पकड़ा गया और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो किसी भी दिन प्रगति। नहीं मिस्टर विकास, आप यकीन रखिए कि यह सिलसिला बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। एनीवे, मिस्टर राजेश, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपनी जान पर खेलकर प्रगति की जान बचाई। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएं। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक दरख्वास्त है। कहिए। हो सके तो प्रगति की सिक्योरिटी जरा और बढ़ा दीजिए। आप इत्मीनान रखिए,
मैं चलता हूँ। थैंक यू। बाय। राजेश बाबू, ये मेरे पति विकास सक्सेना। हाय। दरअसल आज मैं यहाँ सिर्फ आपसे माफी मांगने आई हूँ। माफी? मगर किस बात की? उस दिन जो मैंने आपसे बदसलूकी की थी उसके लिए। अगर आप मुझे उसे नहीं निकालती, मैं प्रगति की जान कैसे बचा पाता? करेक्ट। अरे प्रगति जी, आप अब आपकी तबीयत कैसी है? बस यूं समझ लीजिए कि फिजा का मौसम गुजर गया है और बाहर आ गई है। और मैं दुआ करूंगी कि खिजा का साया भी आप पर ना पड़े। अच्छा प्रगति, राजेश बाबू चलते हैं। अरे आशा जी, ये क्या कर रही हैं आप? अभी अभी तो आप लोग आए हैं। अरे तो क्या हुआ, हम लोग तो फिर आ जाएंगे। दरअसल इनको कुछ काम है जरूर। हाँ, बहुत जरूरी काम है, फिर किसी वक्त आ जाएंगे। ओके, कैसे सुना? बाय। बाय प्रगति। बाय। बैठिए ना। थैंक यू। मैं अभी अभी डॉक्टर अनिल से मिलकर आई हूँ। आपके एक्सरे रिपोर्ट्स भी देख कर आई हूँ मैं। तो क्या हमारे जिंदा रहने के चांसेस हैं? आप जिंदा रहेंगे, मरेंगे आपके दुश्मन। राजेश, आप बिल्कुल ठीक हैं। अब अस्पताल को आपकी कोई जरूरत नहीं है। आज आप घर जा रहे हैं। ओहो, ये तो बहुत बुरी खबर दे दी आपने। आप घर नहीं जाना चाहते? नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल जब तक मैं अस्पताल में हूँ, कम से कम आप मेरी तबीयत पूछने के बहाने मुझसे मिलने तो आ जाया करती हैं। तो आप क्या समझते हैं, मैं आपके घर पर नहीं आऊंगी? जी, तो क्या आप मुझसे मिलने आएंगी? जी। राजेश, जब बर्बादी के समंदर में मैं डूब रही थी, जब कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था, जब दुनिया ने मुझे मिटाने की कसम खाई थी, तब एक फरिश्ता आया था मेरी जिंदगी में। वो वकील साहब थे। उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी। और जिस घर में वो फरिश्ता रहता है ना, वो मेरे लिए एक मंदिर है। और उस मंदिर में मुझे आना ही पड़ेगा ना। लेकिन प्रगति जी, उस मंदिर में तो एक शैतान भी रहता है। प्लीज राजेश, ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। और ये बात अपने दिल से निकाल दीजिए कि मैं आपसे नफरत करती हूँ। मैं आपसे नफरत कर ही नहीं सकती। प्रगति, तुम प्रगति जी, आप प्लीज मुझे आप नहीं, तुम कहिए। प्रगति, प्यार का वो सागर हो तुम, जिसमें मैं अपनी छवि देख रहा हूं। यशवंत, एक मुजरिम का स्केच बनाना है, बहुत जल्द से जल्द। सर आप बोलिए, बताइए। तो सुनो, लंबा कद, गोल चेहरा, जिस पर बाल हैं पीछे की तरफ मुड़े हुए, कम चौड़ी पेशानी, आंखें जो अंदर की तरफ धसी हुई हैं और जिसका कलर ब्राउन है, पतली नाक, मूछें ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, और चेहरे पर हल्की दाढ़ी, और हां, माथे पर काला टीका।
थैंक यू यशवंत। तुम जैसे आर्टिस्टों के कारण पुलिस डिपार्टमेंट में काम काफी आसान हो जाता है और कभी कभी तो ऐसे स्केचेस मुजरिम को फांसी के फंदे तक पहुंचा देते हैं। अब इस आदमी को पकड़ना हमारे लिए काफी आसान हो गया है। विकास, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जिस वक्त राजेश मुजरिम का हुलिया बयान कर रहा था उस वक्त तुम अचानक चौंके क्यों थे? तुम ठीक समझी आशा। उस वक्त मैं इसलिए चौंका था क्योंकि मैं उस मुजरिम को पहचानता हूं। क्या? तुम उस मुजरिम को जानते हो? हाँ आशा। किस तरह? आशा, गुजरा हुआ वक्त अपने पीछे चंद यादें छोड़ जाता है। मैंने देखा था उसे। वो एक प्रोफेशनल किलर है, शूटर है, और उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता आशा। ये तो प्रगति की किस्मत अच्छी थी कि वो उसके निशाने से बच गई। तो भगवान ने ऐन वक्त पे राजेश को वहां भेज दिया, इसलिए उसकी जान बच गई, वरना उस दिन उसे कोई नहीं बचा सकता था। आशा, इससे एक बात और साफ होती है। राजेश ने उस मुजरिम का हुलिया बताकर प्रगति की जिंदगी पर दूसरी बार एहसान किया है। क्या मतलब? आशा, ये तो उस कातिल के लिए चुनौती हो गई है। तुम क्या समझती हो कि प्रगति के एक बार बच जाने से वो उसका पीछा छोड़ देगा? कभी नहीं आशा, बल्कि इस तरह तो प्रगति की जिंदगी के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। विकास तो हमें क्या करना चाहिए, बताओ ना। अब इस खतरे से मैं निपटूंगा आशा। तू? देखो विकास, तुमने मुझसे कहा था कि तुम सिर्फ अंडरवर्ल्ड की मदद लोगे, लेकिन तुम जिस तरह की बातें कर रहे हो ना, मुझे तो डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि तुम फिर से उस दुनिया में वापस चले जाओ। तुम घबराओ नहीं आशा, मैं ऐसा कदम हरगिज नहीं उठाऊंगा। लेकिन प्रगति की जान बचाने के लिए मेरा उस आदमी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन तुम उस आदमी तक पहुंचोगे कैसे? उस आदमी तक पहुंचने का रास्ता मैं अच्छी तरह से जानता हूं आशा। विकास, तुम सब कुछ जानते हो तो तुम पुलिस की मदद क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं उन्हें सब कुछ बता देते? नहीं आशा, पुलिस की मदद लेने से बात बिगड़ भी सकती है, इसीलिए यह काम मैं खुद ही करना चाहता हूं। विकास, इससे कहीं तुम्हारी जान को खतरा तो नहीं है ना? अरे पगले, जिसके पास प्रगति जैसी बहादुर बहन हो और तुम जैसे साथ देने वाली बीवी हो, उसको भला किस चीज से खतरा हो सकता है? डरो नहीं आशा, मुझे कुछ नहीं होगा। सर, पूरा रिकॉर्ड चेक किया है। इस आदमी का कोई पुलिस डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड नहीं है। इस आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये आदमी कहीं बाहर से आया है, और ये भी हो सकता है कि ये आदमी इतना कनिंग है कि आज तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया। एनीवे, तुम एक काम करो, ये स्केच जाके अखबार में दे दो। ठीक, कल तक ये फोटो छप जानी चाहिए। ओके? ठीक। साहब, चाय लीजिए। अखबार। हेलो, मैं भूपेंद्र सिंह बोल रहा हूँ,
ठाकुर साहब आप? धर्मा, आज अखबार में तुम्हारी तस्वीर छपी है। लगता है तुम्हें किसी ने गोली चलाते हुए देख लिया है। ओह माय गॉड! पुलिस ने तुम्हारा स्केच छापा है। क्या? और जिसने तुझे देखा है उसने भी इस स्केच की शिनाख्त कर ली होगी। ठाकुर साहब, अब मैं क्या करूं? तुम फौरन ये जगह छोड़ दो। अब ये जगह तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। ठाकुर साहब, जगह तो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन ये जगह छोड़ के जाऊं कहां? तू आकाश नगर वाली झोपड़पट्टी पे चला जा, मगर होशियारी से। ठाकुर साहब, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं, वो जगह खतरे से बाहर है, उसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं। और सुन, वहां तेरी खोली का नंबर होगा 555।